और इसी बीच एक बड़ी खबर है, वार्ता के बीच इस वक्त ये बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बहुत कुछ सामने आ गया। मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप्स रखने जा रहा हूं और आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। भारत के रक्षा गलियारों से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने समंदर के समीकरणों को रातों रात बदल कर रख दिया है। यह खबर किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि भारत की उस ताकत को दिखाने के लिए है जो 2026 के इस दौर में अब किसी के रोके नहीं रुकने वाली। जब दुनिया ईरान और इजराइल के बीच छिड़ने वाली जंग के काउंटडाउन को गिन रही है, ठीक उसी वक्त जापान ने भारत की तरफ दोस्ती का एक ऐसा हाथ बढ़ाया है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सबको चौंका दिया है। जो आपने थंबनेल पे पढ़ा है एग्जैक्टली वही होने जा रहा है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चीजें जो है एक नहज पर पहुंच चुकी हैं और आज भी मुलाकात हुई है। जनाब, इस वक्त हम एक जरा तज्जिया की लेते हैं, एक जायजा आपके सामने पेश कर रहे हैं, एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि बात ये की जा रही है, बहुत ज़्यादा बात की जाती है, कॉन्टिन्यूसली बात की जाती है और ये बात की जाती रहेगी जब तक ऐसा हो नहीं जाता। ईरान वाली इस जंग की तपिश जैसे ही समंदर तक पहुंची, जापान ने भारत को अपना सबसे घातक समुद्री योद्धा सौंपने का फैसला कर लिया है। हम बात कर रहे हैं मोगमी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स की। जापान ने न केवल इन जहाजों को भारत को देने का ऑफर दिया है, बल्कि वह इसे भारत में ही मिलकर बनाने यानी को प्रोडक्शन के लिए भी तैयार हो गया है। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि समंदर की लहरों पर भारत के एक छित्र राज की मुनादी है। और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने लॉन्च कर दी है, जी हाँ। जिस चीन को लगता था कि वह अपनी नेवी के दम पर हिंद महासागर को अपनी जागीर बना लेगा, आज उस चीन की कंपकपी छूट गई है। टेक्नोलॉजी का असली किंग कहा जाने वाला जापान जब भारत के साथ खड़ा होता है तो उसका मतलब साफ है कि अब समंदर का सबसे खतरनाक महाबली कोई और नहीं बल्कि भारत होने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट की जंग के बीच एक नया चैप्टर खोल दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है। उसकी वजह यह है कि इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत सारी जो नेवीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही हैं। इंडिया बड़े पैमाने पे जो सबमरीन्स जो है वो भी ले रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ देखा था कि तकरीबन 6 कोई प्रोजेक्ट 75 इंडिया है, जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो 6 न्यू जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स, जिनके अंदर हर तरह के फीचर्स होंगे, एयर डिपेंडेंट, प्रोपोर्जन एटसेट्रा। और एक जर्मन इंडियन कंसोर्शियम है, वो इसमें नेगोशिएशंस में चल रही हैं। फिर इसके अलावा इंडिया जो है वो स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ले रहा है। ये स्कॉर्पियन क्लास इन्हें सबमरीन कहा जाता है। तो इसका मुआहिदा ऐलान जो हुआ है, क्या समझते हैं इस मुआहिदे में और भी ममालिक शामिल हो सकते हैं? एक तो ये सवाल है आपसे, दूसरा ये बनेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसीलिए बड़े केयरफुल होने की बात। नेटो, वॉर्सो पैक्ट छोड़े इसको जी। इतना बड़ा उसका रकबा है कि हमसे 3 गुना दौलत उसकी दुनिया के दौलत तरीन ममालिक में है। अब वो साइंस में भी बड़ी तरक्की कर रहा है इसलिए हमें इसको एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। हैं कि इंडिया ने क्या खोया, क्या पाया इससे, इस इंसिडेंट जो कि एक दहशतगर्दी का इंसिडेंट था, वो तो हमने चलो उसके ऊपर बात हो गई थी, लेकिन इंडिया को मिला क्या इससे? इंडिया अमेरिका से दूर हो गया, इंडिया ट्रंप साहब की फेवर फारग हो गई। तो इसमें आप कैसे देखते हैं ये जो इंडिया की जो खारजा पॉलिसी के ऊपर और जो नुकसान हुआ है उसको? और फिर आपको पता है ट्रंप साहब ने कहा मैंने सीज फायर कराया है, और ट्रंप साहब ने सबसे पहले स्टेटमेंट भी जारी कर दी, सीज फायर हो गया है। इंडिया मानते ही नहीं है उन्होंने सीज फायर कराया है। तो आपके ख्याल में इंडिया को क्या मिला इस सारे? सर, सबसे पहले तो जाहिर है कि सभी जो भी थोड़ा बहुत इंसानियत होगी तो उनको अफसोस ही होगा। पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ था, या जो टेरर अटैक बल्कि कहना चाहिए, जो टेरर अटैक था वो बहुत अफसोसनाक था। और जिस तरह की फुटेजेस आई थी, जिस तरह से लोगों को दिखाया गया था, जो लोग परेशान थे, जिन्होंने अपने प्यारों को, अपनी फैमिली के मेंबर्स को खो दिया था, उस पर तो जाहिर है जितना भी अफसोस किया जाए मेरे ख्याल है कि वो कम है। फॉरेन पॉलिसी आप कह रहे हैं कि इंडिया की उसकी वजह से कोई डैमेज हो गई है या खराब हो गई है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है।
इसलिए कि अमेरिका के साथ उनके टर्म्स हैं, गल्फ कंट्रीज के साथ भी उनके टर्म्स हैं, यूएई भी जो है उनके मिनिस्टर्स जाते रहते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ भी जाते रहते हैं। ये तमाम कंट्रीज इंडिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं, जो पहले जैसे कर रही थी। जहां तक वॉर को, या वॉर तो नहीं, खैर क्लैशेस थे या अटैक्स थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ऑपरेशन सिंदूर जिसको कहा जाता है भारत में, उसको लेकर तो उन्होंने सर वही बात की थी कि उन्होंने जो टेरर कैंप्स का कहा था कि नहीं हम वहां पर अटैक कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को सर क्रेडिट तो मेरे ख्याल है कि हमें नहीं देना चाहिए कि अगर दोनों कंट्री लड़ रही थी या नाराज थी एक दूसरे से, क्लैशेस चल रहे थे, तो हमने खुद ही रोका है। सर डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी लड़ाइयां नहीं रोक पा रहे, उन्होंने तो हर जगह जंग शुरू कराकर और फिर बीच में से निकल के भाग जाता है अमेरिकन। अफगानिस्तान में उन्होंने यही किया, वियतनाम में उन्होंने यही किया, सर अभी ईरान में उन्होंने वही किया है, और अब वो पाकिस्तान को एक बार फिर इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान के जो अटैक्स चल रहे हैं या ईरान जो बात नहीं मान रहा वो मनाने में, अगर देखा जाए तो ईरान एक तरह से ये वॉर जीत चुका है। हालांकि ईरान एक बहुत छोटी कंट्री के तौर पे लिया जाता है, लेकिन फिर भी ईरान ने अच्छा खासा मजा चुकाया। तो सर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बहुत खबरें पाकिस्तान में भी गर्दिश कर रही हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इस हवाले से, लेकिन ऑन द होल नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी, टाइम के हवाले से कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी लड़ाई नहीं रुकवाई थी डोनाल्ड ट्रंप। आप देखें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ठीक है, मैं अभी इंडिया के एक बड़े तगड़े एनालिस्ट हैं ब्रह्मा चलानी साहब, उन्होंने कहा कि इंडिया मानता नहीं है कि सीज फायर अमेरिका ने कराया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 90 मिनट पहले इस सीज फायर का ऐलान कर दिया था। आप कहती हैं कि अमेरिका ने नहीं कराया? नहीं सर, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान पाकिस्तान ने खुद ही डिसाइड किया होगा और दोनों के दरमियान बातचीत हुई होगी। डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसे ही उनको भी डोनाल्ड ट्रंप को भी इन्फॉर्म किया गया होगा किसी तरह से, वरना डोनाल्ड ट्रंप की कही बात या डोनाल्ड ट्रंप की कही भी ट्वीट्स जो है वो तो अभी, अगर आप रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट चल, चाइना और पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं क्योंकि अब समुद्र का नया बॉस बनने वाला है भारत। जापान ने कर दिया है एक ऐसा मेगा ऐलान जो गेम बदल देगा। दोस्तों, इंडियन नेवी अब पहले से कहीं ज्यादा लीथल होने वाली है। जापान और इंडिया के बीच एक मैसिव डिफेंस डील फाइनलाइज हो गई है, जिसे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में तहलका मचाना शुरू कर दिया है। जापान ने भारत को ऑफर किया है अपनी सबसे एडवांस्ड नेवल टेक्नोलॉजी, और वो भी मेक इन इंडिया के अंडर। इस डील का मतलब है कि अब इंडिया में ही बनेंगे दुनिया के सबसे डेडली वॉर वेसल्स। ये सिर्फ शिप्स नहीं हैं, बल्कि समुद्र में चलती फिरती तबाही है। इनमें ऐसे एडवांस सेंसर्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन के रडार को चीरते हुए उनके घर में घुसकर ऐसा वार कर सकती है जैसे किसी ने देखा ना हो। जैसे ये न्यूज़ ब्रेक हुई, पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया है। उन्हें डर है कि भारत की नेवल पावर्स अब उनकी रीच से बहुत बाहर निकल चुकी हैं। वहीं चाइना भी इस इंडियन जापान पार्टनरशिप को देखकर काफ़ी ज़्यादा रिलेंटलेस है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में अब इंडिया की बादशाहत और भी मजबूत हो चुकी है। पीएम मोदी और जापान के लीडर्स की इस बॉन्डिंग ने साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ वेपन्स खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। भारत की इस बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पावर को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आपको क्या लगता है, क्या ये पार्टनरशिप चाइना के डोमिनेंस को खत्म कर देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।